आज हमारे पास एक रिपोर्ट है नवी मुंबई में हुए एक कार्यक्रम की। पहली नजर में ये बहुत सीधा साधा मामला लगता है। भारतीय बौद्ध महासभा की महिला विंग अपना पहला स्थापना दिवस मना रही है। तारीख है 26 जनवरी। सुनने में तो यही लगता है कि एक सालगिरह का जश्न है, केक कटा होगा, कुछ भाषण हुए होंगे। लेकिन जैसे ही हम इसके ब्यौरों में उतरते हैं, हमें समझ आता है कि ये कोई आम जश्न नहीं था। ये एक छोटे से मंच से भारत की पहचान, इसके संविधान और इसके भविष्य को लेकर चल रही एक बहुत बड़ी और गहरी बहस का अखाड़ा बन गया। ये बात बहुत दिलचस्प है। अक्सर हम राष्ट्रीय बहस को दिल्ली की सुर्खियों या टीवी स्टूडियो में खोजते हैं, लेकिन यहाँ वाशी के एक स्थानीय कार्यक्रम में वो सारी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि सिर्फ एक सालगिरह नहीं, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक और सामाजिक बयान था। यहाँ 3 परतें साफ नजर आती हैं। एक, गणतंत्र दिवस की तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की विरासत से जोड़ने की कोशिश। दूसरी, धर्मनिरपेक्षता पर एक बहुत तीखी टिप्पणी जो सीधे सीधे देश की मौजूदा राजनीति को संबोधित कर रही है। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वो है महिलाओं के सशक्तिकरण को सिर्फ एक नारे की तरह नहीं, बल्कि संगठन के ढांचे में ही लागू कर देना। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का नहीं था। रिपोर्ट बताती है कि एक तिहरी घटना थी। एक महिला धर्म परिषद, एक 10 दिनों का श्रामणेरी बौद्धाचार्य प्रशिक्षण शिविर और एक रैली, ये सब कुछ एक साथ हो रहा था। इसका पैमाना तो किसी स्थानीय सालगिरह से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। बिल्कुल, और यही इससे हमें आयोजकों की मंशा समझ आने लगती है। 10 दिनों का शिविर कोई छोटी बात नहीं है। ये जो श्रामणेरी शिविर है, ये महिलाओं को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अनुष्ठानों में प्रशिक्षित करने का एक गहन कार्यक्रम है, जो उन्हें समुदाय में एक आध्यात्मिक भूमिका और नेतृत्व के लिए तैयार करता है। और इसमें 13 अलग अलग जिलों से 33 महिलाएं शामिल हुई। अच्छा, मतलब इसका असर सिर्फ नवी मुंबई तक ही सीमित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में अपनी पैठ बना रहा था। मतलब ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का काम नहीं था, बल्कि एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश थी। 10 दिन तक महिलाओं को ट्रेनिंग देना, उन्हें वैचारिक रूप से तैयार करना और फिर गणतंत्र दिवस के दिन एक बड़ी धर्म परिषद और रैली के साथ उसका समापन करना, ये तो बहुत बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। हाँ, और ये संदेश इसलिए भी शक्तिशाली है क्योंकि यह उस धारणा को तोड़ता है कि ऐसे वैचारिक आंदोलन केवल पुरुष ही चलाते हैं या चला सकते हैं। यहाँ संगठन की महिला शाखा न केवल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, बल्कि वैचारिक नेतृत्व भी कर रही है। 26 जनवरी की तारीख चुनना ये कोई संयोग नहीं है। ये दिन भारत के संविधान के लागू होने का दिन है और इस पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु ही संविधान और उसके मूल्य थे। वे कह रहे हैं कि हमारे संगठन का जन्मदिन और देश के गणतंत्र का जन्मदिन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो उन्होंने मंच तो बहुत सोच समझकर तैयार किया था। तारीख, पैमाना और संदेश सब कुछ जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसा कि ऐसे मंचों पर अक्सर होता है, यहाँ कुछ बहुत बड़े राजनीतिक बयान भी दिए गए, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर की तरफ से। उन्होंने एक बहुत तीखी बात कही। जी, उन्होंने धर्म के आधार पर बने राष्ट्रों का उदाहरण दिया, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, और कहा कि वो टिक नहीं पाए, जबकि भारत अपने धर्मनिरपेक्ष संविधान की वजह से एक मजबूत राष्ट्र बना हुआ है। अब अगर हम इस बयान को आज के माहौल में देखें तो ये एक सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है। ये सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं है। मुझे उनकी भाषा बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने देश को 2 खेमों में बांट दिया, संविधान समर्थक और संविधान विरोधी। ये बहुत मजबूत विभाजन है। ये पार्टियों की राजनीति से आगे जाकर एक बुनियादी वैचारिक लड़ाई की बात कर रहा है कि भारत की आत्मा क्या है। बिल्कुल, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये दिखाता है कि उनकी नजर में यह बहस अब नीतियों या विकास के मॉडल पर नहीं है, बल्कि देश की बुनियाद पर है। उनका आरोप, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, यह है कि सत्ता में बैठे लोग संविधान विरोधी हैं और वे इसे बदलकर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए विचारों को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी अपनी राय नहीं है। इस तरह का ध्रुवीकरण करके वो अपने श्रोताओं को एक सीधी सादी लड़ाई का हिस्सा बना रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो उसे खत्म करना चाहते हैं। ये बात तो है। जब आप लड़ाई को इतना स्पष्ट बना देते हैं तो लोगों के लिए पक्ष चुनना आसान हो जाता है।
लेकिन उन्होंने एक और दिलचस्प तुलना की जो इतिहास की समझ से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जैसे 15 अगस्त महात्मा गांधी का पर्व है, वैसे ही 26 जनवरी को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पर्व माना जाना चाहिए। हाँ, और ये राष्ट्रीय नायकों और उनके योगदान को लेकर चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा है। इस तर्क के पीछे का विचार ये है कि 15 अगस्त हमें राजनीतिक आजादी दिलाता है, मतलब अंग्रेजों से छुटकारा। लेकिन वो आजादी अपने आप में अधूरी है। असली आजादी 26 जनवरी को मिलती है, जब संविधान लागू होता है और देश के हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, समान अधिकार, न्याय और सम्मान की गारंटी मिलती है। तो क्या ये कहने की कोशिश है कि गांधी ने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराया, लेकिन अंबेडकर ने देश को हजारों साल की सामाजिक गुलामी से मुक्त कराने का ढांचा तैयार किया? ये दोनों की तुलना नहीं, बल्कि उनके योगदान के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तर्क गांधी को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि अंबेडकर की योगदान को उसके सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए है। इस नजरिए से 15 अगस्त एक घटना का अंत है, ब्रिटिश राज का अंत। लेकिन 26 जनवरी एक नए युग की शुरुआत है, एक संवैधानिक गणराज्य की शुरुआत। ये कहने की कोशिश है कि हमें सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता का जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उस सामाजिक और कानूनी क्रांति का भी जश्न मनाना चाहिए जिसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी। इसलिए 26 जनवरी को परेड और झांकियों से कहीं ज्यादा अंबेडकर के विचारों का पर्व होना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है और ये दिखाता है कि ये कार्यक्रम सिर्फ वर्तमान की राजनीति पर नहीं, बल्कि भारत के इतिहास को कैसे देखा और समझा जाए, इस पर भी एक मजबूत दावा पेश कर रहा था। लेकिन चलिए अब उस तीसरे हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में आपने शुरू में बात की थी, महिला सशक्तिकरण। क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम महिला शाखा ने आयोजित किया था और ये सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह कार्यक्रम सबसे अलग और शायद सबसे क्रांतिकारी हो जाता है। एडवोकेट एसके भंडारे, जो संगठन से जुड़े हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने महिलाओं के लिए राज्य, जिला और तालुका स्तर पर स्वतंत्र कार्यकारिणी, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज बनाई हैं। एक मिनट, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि महिला शाखा के फैसले लेने के लिए उन्हें पुरुष नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी स्वायत्त बॉडी है? जी हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। और भंडारी ने इसे सीधे संविधान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना ही संविधान में लिखी स्त्री पुरुष समानता की बात को खरे अर्थाने, यानी सही मायनों में लागू करना है। मुझे लगता है ये इस पूरे कार्यक्रम का सबसे ठोस कदम है। वे सिर्फ समानता पर भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने संगठन के डीएनए में ही समानता को डाल दिया है। ये संवैधानिक आदर्श को जमीनी हकीकत में बदलने जैसा है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि संगठन महिलाओं के लिए एक विंग तो बना देते हैं, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल पुरुषों के हाथ में ही रहता है। एक स्वतंत्र कार्यकारिणी का मतलब है असली शक्ति, असली आवाज और फैसले लेने का असली अधिकार। वो सिर्फ भागीदारी नहीं कर रही हैं, वो नेतृत्व कर रही हैं। और ये बहुत जरूरी फर्क है। ये दिखाता है कि उनके लिए संविधान कोई दूर की किताबी चीज नहीं है। ये एक गाइड बुक है जिसे वे अपने रोजमर्रा के संगठनात्मक जीवन में इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे देश से जो मांग कर रही हैं, पहले उसे अपने घर, अपने संगठन में लागू करके दिखा रही हैं। और जो महिला धर्म परिषद हुई, उसमें चर्चा के विषय भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। 3 मुख्य विषय थे: बौद्ध धम्म में महिलाओं की प्रगति, कल, आज और कल, संविधान के कारण महिलाओं को मिले अधिकार, और तीसरा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई। ये तीनों विषय एक साथ क्या कहानी कहते हैं? ये एक बहुत ही शक्तिशाली त्रिकोण बनाते हैं। इसे ऐसी समझिए। पहला विषय, मनुस्मृति क्यों जलाई, अतीत के एक दमनकारी ढांचे को खारिज करने का प्रतीक है। मनुस्मृति को एक ऐसे ग्रंथ के रूप में देखा जाता है जिसने जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को धार्मिक और सामाजिक मान्यता दी। उसे जलाना उस अतीत से एक प्रतीकात्मक और निर्णायक अलगाव है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ पुराने दमनकारी विचारों को नकारना। फिर दूसरा विषय है संविधान के कारण मिले अधिकार। तो ये सीधे सीधे उस खाली जगह को भरता है। मनुस्मृति को हटाकर संविधान को अपनाया जा रहा है। एक ग्रंथ जो असमानता सिखाता है, उसकी जगह एक ऐसा ग्रंथ जो समानता की गारंटी देता है। एकदम सही। और फिर तीसरा विषय, बौद्ध धम्म में महिलाओं की प्रगति। इस पूरे बदलाव को एक आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार देता है।
ये अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या से जुड़ता है, जिसे वे समानता, तर्क और करुणा पर आधारित एक आधुनिक मार्ग के रूप में देखते थे। तो पूरी कहानी ये बनती है, हमने मनुस्मृति के दमनकारी अतीत को खारिज किया, सामाजिक क्रांति, हमने संविधान के मुक्तिदायक सिद्धांतों को अपनाया, राजनीतिक और कानूनी क्रांति, और इस यात्रा के लिए हमारा मार्गदर्शक दर्शन बौद्ध धर्म है, आध्यात्मिक क्रांति। ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण मुक्ति का नक्शा तैयार करते हैं। वाओ, जब आप इसे इस तरह से जोड़ती हैं तो ये सिर्फ 3 अलग-अलग विषय नहीं रह जाते हैं। ये एक पूरी विचारधारा है जिसे बहुत सचेत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक समुदाय की अपनी पहचान की कहानी है कि हम कहाँ से आए हैं, हम आज कहाँ खड़े हैं और हम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये कहानी महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए और महिलाओं के नजरिए से कही जा रही है। ये इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो अगर हम इस सब को समेटें तो हमारे पास एक ऐसी घटना है जो सतह पर तो एक सालगिरह का जश्न है, लेकिन असल में ये एक ही जगह पर कई काम कर रही है। ये राजनीतिक टिप्पणी कर रही है, संवैधानिक मूल्यों की वकालत कर रही है और जमीनी स्तर पर सामाजिक सुधार को लागू कर रही है, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान के सिद्धांत सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। इन जैसे समुदायों के लिए ये सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के सबसे जीवंत और शक्तिशाली औजार हैं। संविधान उनके लिए एक तरह का पवित्र ग्रंथ है जो उन्हें वो सम्मान और अधिकार देता है जिससे उन्हें सदियों तक वंचित रखा गया है। इसलिए जब उन्हें लगता है कि इस पर कोई खतरा है तो वे इसे बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में उन कथित खतरों के खिलाफ इन मूल्यों की पुष्टि करने का एक मंच बन जाता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये सिर्फ संविधान का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सक्रिय रूप से जीने और बचाने के बारे में है। वे इसे एक ठंडे, निष्क्रिय दस्तावेज के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई चीज के रूप में देख रहे हैं, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने संगठन में और राष्ट्रीय बहस में लागू करने की जरूरत है। ये एक बहुत सक्रिय रिश्ता है संविधान के साथ, और ये उस समुदाय की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत, बौद्ध धर्म को अपनाना और संविधान के मूल्यों का पालन करना, ये सब चीजें उनके लिए आपस में गुंथी हुई हैं। इसलिए जब वे संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो वे केवल एक कानूनी दस्तावेज की बात नहीं कर रहे होते हैं, वे अपनी पहचान, अपने इतिहास और अपने भविष्य की रक्षा की बात कर रहे होते हैं। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक समुदाय अपनी शर्तों पर, अपने अनुभवों के आधार पर संविधान की व्याख्या कर रहा है और उसे बचा रहा है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। देश भर में और कितने समुदाय हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन और संघर्षों में संविधान के साथ इसी तरह का जीवंत रिश्ता बना रहे हैं, और ये जमीनी व्याख्याएं जो अक्सर मुख्य धारा की बहसों से गायब रहती हैं, भारत की पहचान को लेकर चल रही बड़ी राष्ट्रीय बातचीत को चुपचाप कैसे आकार दे रही हैं।